नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ब्रेन बूस्टर्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 40 फिजिक्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आप लोग देखेंगे आने वाले एग्जामों में बहुत ही आने की संभावना है ये प्रश्न का। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक स्पेशल अनुरोध भी है कि मेरा चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ना करना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रतिध्वनि का कारण है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रतिध्वनि एक शब्द सुनकर हम लोग को ये लग रहा है कि ये ध्वनि से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ है, क्योंकि ध्वनि का प्रति है, ध्वनि से पहले प्रति लिखा हुआ, तो ध्वनि से रिलेटेड ये प्रश्न है। तो हम लोग ध्वनि पहले जान लेते क्या होता है। ठीक है, तो ध्वनि फ्रेंड्स क्या होता है कि दो वस्तुओं से आपस में टकराने से या दो वस्तु या किसी वस्तु का टूटना या किसी वस्तु का फट जाना के कारण जिस तरंग उत्पन्न होती है वो होता है ध्वनि फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि प्रतिध्वनि क्या है। प्रतिध्वनि जिस स्थान से कोई ध्वनि उत्पन्न होकर किसी वस्तु से या किसी स्थान से परावर्तक होकर फिर उसी स्थान में आके पहुंचती है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग प्रतिध्वनि फ्रेंड्स। ठीक है, तो प्रतिध्वनि क्या है, किसी वस्तु से टकराकर परावर्तन होकर, टकराकर मतलब परावर्तक हो रहा, परावर्तन हो रहा है। तो मान लीजिए यहाँ ध्वनि आपको उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये है, एक कोई वस्तु है, तो ध्वनि क्या करता है, गमन करता है। ठीक है, तो वायु के साथ क्या किया, गमन की। वायु ध्वनि को गमन करने के लिए किसी ना किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो हमारे यहाँ क्या है, वायु है। तो ये वायु में क्या किया, ध्वनि गमन करके ये वस्तु से टकराकर फिर उसी जगह पर आ गया। तो इस परिघटना को कहते हैं प्रतिध्वनि फ्रेंड्स। ठीक है, समझ में आई। और एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स कि प्रतिध्वनि होने के लिए किसी वस्तुओं का, कि ये जो प्रतिध्वनि उत्पन्न हो रही है उस स्थान का और जिस वस्तु के बीच ये बीच डिस्टेंस 17 मीटर मिनिमम होना चाहिए फ्रेंड्स। कितना, 17 मीटर होना चाहिए। 17 मीटर से कम होगा तो ये वस्तु टकराने से बाद भी प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगा। इसको हम लोग इंग्लिश में इको बोलते हैं। ठीक है, इको। जैसे कभी कभी माइक में हम लोग सुनते हैं कई प्रोग्राम में, जैसे कोई बोलता है हेलो 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 बोलिए, तो कितना बार आवाज आती है, हेलो 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 6 बोलते हैं, हेलो 6 हेलो 6 हेलो 6 बोल के आ जाता है। इसको कहते हैं प्रतिध्वनि। ठीक है, ये रियल लाइफ से उदाहरण आपको दे दिए। ठीक है, तो ये वस्तु और ध्वनि की उत्पन्न स्थान की दूरी मिनिमम 17 मीटर होना चाहिए। अधिक से अधिक ज्यादा हो सकता है, लेकिन 17 मीटर मिनिमम होना चाहिए, तभी ये प्रतिध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक है, तो प्रतिध्वनि का कारण क्या, ध्वनि का परावर्तन हो रहा, ध्वनि का परावर्तन हो रहा। तो ध्वनि के बात आया तो ध्वनि के रिलेटेड और दो प्रश्न का जिक्र करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ध्वनि पूछता है कि ध्वनि का सबसे ज्यादा वेग किसमें होता है, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है, तो ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा स्टील में होता है फ्रेंड्स। क्या होता है, स्टील में होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा कम किस में होता है फ्रेंड्स, जल में। ध्वनि का वेग सबसे कम किस में होता है, जल में। और निर्वात में ध्वनि का वेग नहीं होता है। ठीक है, निर्वात में ध्वनि का वेग नहीं होता। निर्वात मतलब ना ही वायु, ऐसा स्थिति, निर्वात क्या चीज है, एक ऐसा स्थिति जिसमें वायु की अनुपस्थिति हो, उसको कहते हैं हम लोग निर्वात। ठीक है, तो निर्वात है, तो इस ध्वनि को गमन करने के लिए क्या चाहिए, किसी ना किसी चीज का माध्यम चाहिए। तो निर्वात में नहीं जल है, नहीं स्टील है, नहीं ठोस है, नहीं द्रव्य है, तो ना ही वायु है, तो किसमें निर्क्रिया करेगा, तो ध्वनि निर्वात में नहीं गमन करती। ठीक है फ्रेंड्स, और एक प्रश्न पूछता है कि ध्वनि क्या है, तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है फ्रेंड्स। ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमेशा एग्जाम में आता है। क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा, और इससे रिलेटेड 2-4 प्रश्न अधिक आपको सीखने को भी मौका मिल रहा है। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, और भी बहुत सारी आपको इसी तरह का अच्छी बात मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न है, पूछा कि झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे बात है, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसका, आवर्तकाल। ठीक है, तो हम लोग पहले आवर्तकाल को समझना जरूरी है, तभी हम क्वेश्चन को, आवर्तकाल से रिलेटेड है तो पहले हम आवर्तकाल को अगर नहीं जानेंगे तो आप आवर्तकाल के रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो बात आता है कि आवर्तकाल होता क्या है। ठीक है, आवर्तकाल क्या होता है कि एक वस्तु का एक
आवर्तकाल हम लोग अगर डेफिनेशन में तो जाए तो बड़ा है, तो डेफिनेशन पहले हम इसको ये बता देना, आपको समझ में आएगा। आवर्तकाल टी से डिनोट करते हैं, तो टी इक्वल टू क्या होता है 2 पाई डिवाइडेड एल बाई जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जी क्या है, एक गुरुत्व त्वरण है। तो वस्तु क्या क्या गुरुत्व त्वरण के कारण नीचे की ओर खींचे रहता है। तो आवर्तकाल में कोई मान लो कोई उस झूला पर कोई एक व्यक्ति बैठा है, तो उसमें क्या होता है, उस व्यक्तियों का पृथ्वी की ओर आकर्षण करता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचे रहता है। ठीक है, तो ये जब 2 पाई क्या है कांस्टेंट टर्म है, जी एक कांस्टेंट टर्म है, तो टी इक्वल टू हम लोग इसको लिख सकते हैं कि रूट अंडर एल। ठीक है फ्रेंड्स, इसको और भी अगर फर्दर सोल्यूशन करें हम लोग, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा एल। इसका कहने का मतलब है, इस इक्वेशन से ये समझ में आ रहा है कि लंबाई क्या है, लंबाई जितना बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी उतना ही बढ़ेगा। क्या करेगा, आवर्तकाल ही उतना ही बढ़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, और लंबाई अगर घटेगा अगेंस्ट क्या, गुरुत्वाकर्षण के ये में, तो क्या होगा, आवर्तकाल भी घटेगा। इसका मतलब आवर्तकाल डिपेंड करता है क्या है, उसकी लंबाई पर डिपेंड कर रहा है। तो जैसे झूला झूलते समय कोई व्यक्ति अगर क्या करे, खड़ा हो जाएगा, तो उसकी ये लंबाई क्या करेगा, घट जाएगा। क्या होगा, लंबाई घट जाएगा गुरुत्वाकर्षण के ऊपर उठ जाने के कारण। ठीक है, तो लंबाई घट जाएगा तो आवर्तकाल क्या होगा, हमारा घट जाएगा। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स की झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। फ्रेंड्स क्या होगा, घट जाएगा। समझ में आई, आशा करते हैं समझ में आया। अगला प्रश्न पूछा आपका कि यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आवर्तकाल हम लोग ने अभी सीखा कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। ठीक है, तो अगर एक व्यक्ति बैठा है तो दूसरा व्यक्ति फिर 2 व्यक्ति बैठ जाए, तो उसका मतलब कि एक व्यक्ति का क्या है कि मास है, कुछ ना कुछ मास है, इसका द्रव्यमान है। ठीक है, फिर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान का इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। लेकिन आवर्तकाल द्रव्यमान से कोई रिलेशन नहीं है। क्या, कोई रिलेशन नहीं है, तो इस पे कुछ फर्क पड़ेगा, आवर्तकाल कुछ फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। क्या, आवर्तकाल पे द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओनली उसका लंबाई पर फर्क पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या होगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या कोई नहीं। इस प्रश्न का तो आपको उत्तर यही मिल गया, इस चलिए अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा और उससे रिलेटेड फैक्ट भी समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तन होता क्या है। तो हम लोग पेंडुलम को जैसे समझते हैं, देखिए यह एक हमारा लगा हुआ, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग यानी हम लोग रस्सी की सहायता से एक बॉल का ये कर दिया। ठीक है, तो बॉल का क्या करेगा, इधर से घूमेगा, इधर से क्या करेगा, झूल इधर धकेल दिया हम लोग, फोर्स लगा, तो यहाँ तक बॉल पहुँच गया, फिर बॉल क्या करेगा, रिटर्न आएगा। क्या करेगा, रिटर्न आएगा। तो एक दोलन किसको कहते हैं, वस्तु का एक जगह से फिर उसी पोजीशन को आना क्या कहता है, दोलन, आवर्तकाल, एक आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, तो आवर्तकाल को सेकेंडी पेंडुलम, सेकेंडी मतलब तो 1 सेकंड, यहाँ से ऑब्जेक्ट का यहाँ तक जाना कितना, 1 सेकंड लगा। ठीक है, तो एक आवर्तकाल में कितना सेकंड लगेगा, फिर सेकेंडी पेंडुलम का मतलब 1 सेकंड लगना, एक साइड में जाना 1 सेकंड लगना, तो पूरा एक आवर्तकाल में कितना सेकंड लगेगा, तो इधर से 1 सेकंड लगेगा, फिर आने में भी 1 सेकंड लगेगी, तो टोटल मिलाकर कितना हुआ, 2 सेकंड्स हुआ। तो इस प्रश्न को देख, सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल होगा 2 सेकंड। ठीक है, एकदम फैक्ट और एकदम बेसिक से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो अंत तक बने रहिए और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है क्या, केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है क्या। केशिका नली, देखिए केशिका नली ये हम लोग मान लेते हैं, ये केशिका नली हम लोग लालटेन देखे हैं, लालटेन में क्या पहले पुराने जमाने में फीता होता था, उस फीता में कारण क्या करता है, केरोसिन क्या करता है, ऊपर उठ जाता है। क्या, फीता ऊपर उठ जाता है। तो हम लोग इसको अगर नली पकड़ लें, केशिका नली का है, तो क्या कर द्रव का ऊपर उठ जा रहा है, क्या ऊपर उठ जाना,
फिर हम लोग जब जलता नहीं है तो फिर वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, मान लीजिए बंद हो गया, लालटेन बंद कर दिया, तो जितना था वो धीरे 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 फिर गिरते जाएगा। तो केशिका नली में किसी द्रव्य का ऊपर उठना और फिर वापस फिर नीचे उतरना, इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग केशिकत्व। क्या कहते हैं हम लोग? केशिकत्व। ठीक है फ्रेंड्स, किसी द्रव्य का केशिका नली में ऊपर उठना और नीचे उतरने की प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग केशिकत्व। क्या बोलते हैं हम लोग? केशिकत्व। ये चीज समझ में आना चाहिए आपको, तभी आपको अगला प्रश्न हम लोग करेंगे। क्या है? केशिकत्व। और फ्रेंड्स देखना, हम लोग को एक प्रश्न पूछता है यहाँ से कि सूखी ब्लॉटिंग पेपर में सूख जाने का, औंस लेने का कारण क्या है, सोख लेने का कारण क्या है? तो हमारा क्या है? केशिकत्व के कारण वो सोख लेता है। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ से एक प्रश्न पूछता है कि आपका केशिका नली में कि अगर पतली होगा केशिका नली तो जल की ऊंचाई पे क्या निर्भर करेगा, क्या फर्क पड़ेगा? तो केशिका नली में अगर इसका मोटाई अगर क्या है, पतला है, तो वाटर की मात्रा या तो कोई भी द्रव की मात्रा ज़्यादा ऊंचाई पर जाएगी। अगर जितना चौड़ा होगा केशिका नली उतना नीचे की ओर रहेगा। ठीक है, तो केशिका नली में जल का ऊपरी सतह, जो जल होगा उसका ऊपरी सतह अवतल लेंस की भांति काम करता है। कितना? कैसा? अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? ठीक है, तो पहले तो हम लोग को जानना जरूरी है कि पृष्ठ तनाव है क्या। ठीक है, पृष्ठ तनाव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं हम लोग? सरफेस टेंशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग सरफेस टेंशन। ठीक है, ये भी वन टाइप ऑफ फोर्स है, ये एक प्रकार का बल है। ठीक है, ये बल क्या? कोहेसिव बल कहते हैं। क्या है? कोहेसिव बल। कोहेसिव बल। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का बल है, कोहेसिव बल कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? किसी द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला बल है। क्या? किसी द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला बल है, तो उसको कहते हैं हम लोग कोहेसिव फोर्स। तो एक ही प्रकार के द्रव के अणुओं के बीच लगने वाले बल को कोहेसिव। और फ्रेंड्स, द्रव का नेचर है, ये इसका प्रवृत्ति है कि अपने आप को कम एरिया को घेरने की हमेशा प्रयास करता है। वाटर या हो कोई भी लिक्विड या द्रव्य, कोई भी द्रव्य हो, क्या करता है? उनका प्रवृत्ति है, इसका कह सकते हैं हम लोग नेचर है। उसका नेचर क्या है कि वो कम एरिया को, ठीक है, कम एरिया को घेरने की प्रवृत्ति करती है। तो क्या करता है? जैसे हम वाटर का एक ठीक है बूंद पानी दे दिए किसी, ये देखना हम लोग शीतकाल में कभी कभी पेड़ पत्तों में क्या होता है, उसके ऊपर पानी का गोल टाइप का बैठे रहता है, पानी का गोल टाइप का रहता है। तो पानी क्या करता है? पानी का क्यों बिछड़ा हुआ नहीं रहता, एकदम छितरा हुआ क्यों नहीं रहता है? क्योंकि इसका नेचर है, इसका अपना क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक, इसको प्रवृत्ति है कि वो क्या करता है? कम एरिया घेरने की कोशिश करता है, इसीलिए गोल टाइप का होके रहने की कोशिश करता है। ठीक है, इसके मतलब कि वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच एक फोर्स लगता है, वो है हमारा कोहेसिव फोर्स। क्या है? कोहेसिव फोर्स कहते हैं। इसका प्रवृत्ति है, इसका नेचर है, तो उसको कहते हैं हम लोग पृष्ठ तनाव। फ्रेंड्स, क्या है? पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो कहा कि अगर द्रव का घनत्व तो अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? जैसे सिंपल, अगर हम लोग वाटर जो हम लोग पीते हैं, शुद्ध वाटर का बात करें, और क्या है समुंदर का वाटर का बात करें, तो समुंदर वाटर और हम लोग जो पीते हैं जो वाटर, उसके अपेक्षा समुंदर के वाटर क्या होता है? घनत्व तो ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि NaCl की मात्रा होता है। या मान लीजिए हम लोग जो पीते हैं और एक गंदे तालाब का पानी जहाँ पे कादो उदो है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये वाटर्स क्या है, यहाँ का जो शुद्ध है, यहाँ के वाटर मॉलिक्यूल्स कम है। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या सामने सामने उतना नहीं है जितना इसमें है, NaCl में, ये भारी हो जाता है। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा हो जाना, घनत्व तो ज़्यादा होना, इसको वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाए, तो अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या पृष्ठ तनाव भी ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, ज़्यादा दोनों मतलब उस वाटर के द्रव के मॉलिक्यूल्स के भी ज़्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो
इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 6 बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका। हमारा अगला प्रश्न है कि पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेनिस्कस मतलब उसका आकृति किस टाइप का क्या किस तरह से काम करता है, अवतल लेंस की भांति, उत्तल लेंस की भांति, समतल लेंस की भांति, या कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका उत्तर हो जाएगा इसका उत्तल लेंस की भांति काम करता है फ्रेंड्स। क्या? उत्तल लेंस की भांति, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल दाब क्या करता है? घट जाता है। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है। ठीक है, इसी कारण वायुमंडलीय क्या करता है, हम लोग जब जहाज वहाज में जाते हैं तो पेन में क्या करता है, स्याही गिर जाता है, रिस जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि हमारे से ऊपर जितना जितने जाएगी वायुमंडलीय दाब घट जाता है, और वायुमंडलीय दाब घट जाने के कारण जो पेन के अंदर जो इंक है वो क्या करता है, वायुमंडलीय दाब के कारण वो अंदर में रहता है, और जैसे वायुमंडलीय दाब घट जाएगा तो क्या करता है, निकल जाएगा। तो इसलिए रिस जाता है। किसके कारण? वायुमंडलीय कम दाब होने के कारण। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर जाता है। एक बार बराबर होता है, ठीक है, एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ख्याल रखना है। चलिए अगला प्रश्न, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है कहाँ पे? किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो आपको ये चीज़ आपको जानना जरूरी है, भार क्या है और द्रव्यमान क्या है। ये चीज़ आपको एक चीज़ नहीं है, ये भार क्या है, वन टाइप ऑफ ए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेट। ठीक है, ये mg मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है वह भार को हम लोग लिखते हैं mg। ये तो गुरुत्व त्वरण और ये मास, तो m बराबर क्या है, एक टाइप का फोर्स है। क्या है? भार एक टाइप का फोर्स कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ पे होगा, वायु में, निर्वात में, या जल में, कहाँ पे होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे वायु एक प्रतिरोध की तरफ काम करेगा। जब ऑब्जेक्ट क्या करे, अपने आप गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने नीचे की ओर खींचने की कोशिश करता है पृथ्वी, तो ठीक है, तो वायु क्या करेगा, एक प्रतिरोध की काम करेगा। ठीक है, निर्वात में क्या करे, वायु उपस्थित नहीं रहता है, जिसके कारण यहाँ प्रतिरोध के रूप में काम नहीं करेगा। ठीक है, कोई प्रतिरोध काम नहीं करेगा, तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, उतना ही फोर्स ऑब्जेक्ट पर लगेगा। तो अधिकतम किस पे और लगेगा? निर्वात पे लगेगा। ठीक है, जल में भी क्या करे, प्रतिरोध के रूप में काम करेगा, कि उसके अगेंस्ट में काम करेगा गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, तो उसमें भी कम होगा अपेक्षा निर्वात के। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न, वह पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो फ्रेंड्स आपको जानना जरूरी है कि पृथ्वी का द्रव्यमान और चंद्रमा द्रव्यमान का रिलेशन है, यहाँ पूछा है, चंद्रमा का रिलेशन पूछा है। ठीक है, तो ये आपका पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से 81 गुना ज़्यादा होता है। कितना गुना जाता है? 81 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चंद्रमा का 1/81 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 81, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 1/81। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, जो हम लोग उपग्रह, हम लोग मानव निर्मित द्वारा जो छोड़ते हैं, वो जो उपग्रह है उसको कहते हैं भूस्थायी उपग्रह। ठीक है, वो पृथ्वी के चक्कर चारों ओर चक्कर लगाता है, तो उसको कितना टाइम लगता है? उसको 24 घंटा लगता है फ्रेंड्स। कितना? 24 घंटा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, 24 घंटा एक चक्कर पूरा करने के लिए पृथ्वी के चारों ओर भूस्थायी उपग्रह को। ठीक है, 24 घंटे का समय लगता है। अगला प्रश्न पूछा है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? ठीक है, तो पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? तो आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के कारण दाब उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पलायन वेग किसको कहते हैं आपको जानना जरूरी है। ठीक है, कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की हिसाब से, मतलब उस हिसाब से अगर फेंक दिए, मतलब उसको फेंकने की कोशिश किए, तो वो क्या करेगा, वो हमारा जो कोई भी वस्तु क्या करता है, जब कोई वस्तु को फेंकते हैं तो एक निश्चित दूरी पर स्थित ऊपर जाके फिर वापस लौट के आ जाता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो अगर हम लोग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से किसी वस्तु को अगर फेंकें,
तो क्या करेगा वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बल से ये दूर हट के ये निकल जाएगा, ये वापस कभी फिर नहीं आएगा। ठीक है, इस वेग को कहते हैं हम लोग प्लायन वेग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्लायन वेग। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है क्या? ठीक है, तो परिवर्तनशील होते रहता है। ठीक है, क्या होगा? परिवर्तनशील होता है। देखिए, एक हम लोग पढ़े हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? एक किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने के कारण एक निश्चित ऊंचाई जाकर की वस्तु फिर वापस आ जाती। क्या क्यों आती? गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु को अपने ओर, पृथ्वी अपने ओर खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ से हम लोग फेंक दिए, यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया। ठीक है, और तो यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे जितना एक फोर्स लगेगा केंद्र, पृथ्वी के केंद्र की एक फोर्स लग, क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगता है कि हम लोग जानते हैं m1 m2 डिवाइडेड r²। इसका डिस्टेंस कितना हम लोग मान लिए r है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना r होगा, तो जितना ज़्यादा r होगा उतना ही कम फोर्स लगेगा, और जितना ज़्यादा r कम होगा उतना ही फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो जैसे जैसे वस्तु नीचे की ओर पृथ्वी की ओर आएगा तो इस r का डिस्टेंस क्या करते हैं? डिक्रीज होते जाएगा, और जैसे r का वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा तो फोर्स क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करते जाएगा। तो क्या पहले जितना था वो वस्तु का भार, हम लोग यही नहीं जानते हैं, भार से बराबर फोर्स बराबर mg। ठीक है, तो भार बराबर यही होता है, फोर्स होता है, एक टाइप का फोर्स है। तो यहाँ पे जितना फोर्स लग रहा है, यहाँ इस वस्तु पृथ्वी से पहुंचने से पहले वस्तु की अपेक्षा यहाँ पे कम लगेगा, यहाँ पे ज़्यादा लगेगा। क्यों लगेगा ये आपको समझा दें। ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग जानते हैं F = m1 × m2 डिवाइडेड बाई r²। r क्या? डिस्टेंस। तो r जितना ज़्यादा होगा उतना फोर्स कम होगा, क्योंकि फोर्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। ठीक है, अगर वस्तु का m ज़्यादा होता तो फोर्स भी ज़्यादा होता। ठीक है, तो यहाँ r जितना होगा उतना फोर्स कम होगा, r जितना कम होगा उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या? परिवर्तनशील होते जा रहा है, हमेशा परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा परिवर्तनशील होते जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 15 का ए। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादन किया था? ग्रहों के गति के नियमों को किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने कहा, केपलर ने प्रतिपादित किया था। केपलर ने कहा था कि सूर्य के चारों ओर कोई एक फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण चारों ओर घूमते रहता है। ठीक है, किसने कहा था? केपलर ने कहा था। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन क्या? रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, रॉकेट भी क्या काम करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी प्रश्न पूछता है आपका। ठीक है, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तक तय कर सकेगी? ठीक है, मान लीजिए यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ से हम फेंकना स्टार्ट कर रहे हैं, फेंके तो कितना अधिकतम दूरी क्षैतिज तक का फेंकना। देखिए कुछ देर के बाद जाके क्या करेगा ऑब्जेक्ट? क्या करेगा? ये धीरे धीरे फिर यहाँ आके गिर जाएगा। ठीक है, तो अगर किस एंगल पे इसके साथ क्या करता है, ये हॉरिजॉन्टल सर किस एंगल में हम ऑब्जेक्ट को फेंके ताकि ज़्यादा दूर तक जा सके, ज़्यादा दूर तक जा सके फिर गिर जाए। तो ये एंगल 45 डिग्री पर अगर एंगल पे अगर कोई वस्तु को फेंका जाए तो वो क्या करेगा? वस्तु ज़्यादा दूरी तक क्षैतिज दूरी तय कर पाएगा। ठीक है, तो इस उत्तर हो जाएगा आपका, क्योंकि 45 का वैल्यू, 1045 का वैल्यू कितना होता है? ये स्लोप यहाँ पे क्या बन रहा है? स्लोप बन रहा है, और स्लोप इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। ठीक है, tan थीटा, और थीटा मतलब क्या? 1045, और 1045 का वैल्यू क्या होता है? 1045 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। सबसे ज़्यादा किस में होगा? 45 डिग्री पर। ठीक है, इसलिए 18 नंबर पूछा है। 19 नंबर, वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण है क्या? ठीक है, तो ये घनत्व है फ्रेंड्स। क्या है? घनत्व। गैस के अणुओं के गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? देखिए गैस के अणु, हमारा जैसे गैस है, तो गैस क्या करता है? दुनिया में कोई भी मैटर हो, कोई भी पदार्थ क्या है? छोटे छोटे कोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये कण क्या करता है? हमेशा मूविंग करते रहता है। ये प्रॉपर्टी है कण का, क्या है? प्रॉपर्टी, गुण है कि हमेशा मूविंग करते रहता है। और जब कोई वस्तु मूव करता है तो उसमें क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा होता है। ठीक है, तो क्या करेगा? क्या पूछा कि ऊर्जा बोला गैस के अणुओं के गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होगी? जब ये वस्तु क्या करेगा? गति करना बंद कर देगा,
तब क्या गतिज ऊर्जा नहीं होगा, और अगर वस्तु गति करेगा तो गतिज ऊर्जा होगा। वस्तु की गति के कारण गतिज ऊर्जा होता है उस वस्तु पे। तो ये जो अणु है किसका, गैस के अणुओं के बीच क्या करेगा, गतिज ऊर्जा कब शून्य होगा, जब ये करना बंद हो जाएगा। तो गैस क्या करता है, -270 डिग्री सेल्सियस पर क्या करता है, जम जाता है। और ये जब जम जाएगी तो ये वस्तु के कण गति नहीं करेगी, और गति नहीं करेगा तो गतिज ऊर्जा नहीं होगी, तो क्या होगा, शून्य होगा। कब होगा, -273 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं प्रश्न बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, उसको हमें अगला वीडियो बना के समझा देंगे। पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है, पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है। ठीक है, तो ये 360 डिग्री सेल्सियस पर होगा। क्या, 360 डिग्री सेल्सियस पर होगा। हम लोग जो तापमापी यूज करते हैं, हम लोग तो पारे का तापमापी यूज करते हैं। हम लोग मनुष्य को टेम्परेचर जो मापते हैं उसको क्या, थर्मामीटर से हम लोग मापते हैं। उसका क्या होता है, 30 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस से 360 डिग्री सेल्सियस का उसका रेंज होता है। तो मैक्सिमम कितना तक कर सकता हूँ, 360 डिग्री सेल्सियस तक ही माप सकता है। तो बोला पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है, कितना तक, 360 डिग्री सेल्सियस तक ही हो सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है। ठीक है, तो प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विचलन अधिक होता है, और बैंगनी रंग का वेवलेंथ कम होता है, सबसे ज़्यादा कम होता है, इसलिए ज़्यादा ये विचलित होती है। ठीक है, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत बैंगनी से, इसीलिए इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। क्या, इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, और बैंगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है। एक प्रश्न पूछता है को सबसे कौन सी रंग का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है, तो वो लाल रंग का होता है। सबसे कम किसका होता है, तो बैंगनी का होता है। क्यों होता है, इसका वेवलेंथ कम होता है, इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। किसी का रंग ज़्यादा और कम डिपेंड करता है उसका वेवलेंथ पे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए, प्रिज्म से होकर किस रंग का विचलन अधिकतम होगा, बैंगनी रंग का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बोला किसी गैर में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है क्या, अनुदैर्घ्य तरंग। मैंने आपको कहा। और एक चीज पूछता है, यहाँ पे कंफ्यूज होने का बात है कि अनुप्रस्थ तरंग किसको कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ये हमेशा याद रखना। क्या, प्रकाश तरंग को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। देखिए यहाँ प्र है तो यहाँ भी प्र है, यह याद करने का तरीका है। यहाँ प्र है तो अनुप्रस्थ में भी प्र है, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड है, प्र, और यहाँ देखिए प्र। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका, जहाँ पे प्रकाश का बात होगा तो अनुप्रस्थ होगा, यहाँ क्या होगा, प्रस्थ होगा। और जहाँ पे ध्वनि का बात करेगा, ध्वनि का तरंग, तो वह अनुदैर्घ्य होगा। क्या होगा, अनुदैर्घ्य। ठीक है, देखिए धो, यहाँ धो का आधा है, यहाँ भी धो आधा है। ठीक है, तो ये रिलेट करने का तरीका है। देखिए आधा धो, यहाँ भी आधा धो, तो ये ध्वनि का अनुदैर्घ्य और प्रकाश का अनुप्रस्थ। ठीक है फ्रेंड्स, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान का नीति कोण कितना होगा, ये 45 डिग्री होगा। क्या होगा, 45 डिग्री होगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछा है, द्रव तरंगों की क्षैतिज तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करता है किस पे, द्रव तरंगों की क्षैतिज तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करता संवेग पर। क्या, संवेग पर नहीं करता। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है, सबसे अस्थायी कौन सा है, तो हमारा न्यूट्रॉन है। क्या है, न्यूट्रॉन है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग जानते हैं, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। एंगस्ट्रॉम मापता है क्या, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, लंबाई, केबुल की लंबाई, द्रव की मात्रा, जहाज की गति, प्रकाश तरंगदैर्घ्य को मापता है। क्या, प्रकाश तरंगदैर्घ्य को मापता है। एंगस्ट्रॉम क्या है, एक यूनिट है। ठीक है, ये तरंगदैर्घ्य का यूनिट है, तरंगदैर्घ्य का यूनिट है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रकाश तरंगदैर्घ्य यूनिट है एंगस्ट्रॉम। उसके तरह हम वेवलेंथ को मापते हैं। क्या, वेवलेंथ को लिखते हैं 5। जैसे मान लीजिए प्रकाश तरंग का 3900 एंगस्ट्रॉम होता है, तो हम लोग क्या लिखे, यूनिट क्या लिख रहे हैं, एंगस्ट्रॉम लिख रहे हैं। तो किसको, प्रकाश तरंगदैर्घ्य का यूनिट क्या है, एंगस्ट्रॉम। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग सायंता गुणांक का एसआई इकाई है पॉइज। ठीक है, सायंता गुणांक एसआई इकाई है पॉइज फ्रेंड्स।
ठीक है। और मैंने आपको बताया 1 पास्कल बराबर कितना होता है, 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि वाट किसका SI यूनिट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 29, एक फैदम बराबर है 6 फीट के बराबर होता है। फैदम क्या करता है, समुद्र की गहराई मापने की यूनिट है। क्या है, समुद्र की गहराई मापने की यूनिट है फैदम। तो एक फैदम का बराबर होता है 6 फीट के बराबर, 6 फीट के बराबर होता है। एक फैदम बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, एक फैदम बराबर होता है 6 फीट के बराबर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न, टाइपराइटर के आविष्कारक है कौन, ठीक है। इसका आविष्कारक है सोल्स। क्या है, सोल्स। अगला प्रश्न क्यों जाते हैं, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है फ्रेंड्स, जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न, मानक दाब क्या है, मानक दाब कितना होता है। तो पारे का 70 मिलीमीटर होता है। क्या, 70 मिलीमीटर मानक दाब क्या है, पारे का 70 मिलीमीटर, 70 मिलीमीटर है मानक दाब, ठीक है। पारे का 70 मिलीमीटर मानक दाब है, ठीक है। अगला प्रश्न, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है फ्रेंड्स। तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है फ्रेंड्स, वायु दाब की जाती है। वायु दाब, कितना दाब है वायु का, ठीक है, उसको मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसका नाम है मैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या, घनत्व। मान लीजिए एक घनत्व वाला है, जितना घनत्व वाला ये मान लीजिए वाटर का मात्रा, ये वाटर लिए हैं कहाँ से, समुंदर से लिए हैं। ये 6 लीटर है हमारे पास, 6 लीटर, 1 लीटर को कम कर दिए। देखिए उसका क्या करेगा, उसका आयतन घट रहा, क्या कर रहा, आयतन घट रहा, उसका द्रव्यमान भी घट रहा। तो अपरिवर्तित कौन रह रहा है, उसका भार भी घट रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, उसका घनत्व, इसके बीच में जो अणु उपस्थित है, देखिए 1 लीटर में क्या कम होगा, 6 लीटर की अपेक्षा ये 5 लीटर हो जाएगा, तो 5 लीटर में कम हो जाएगा ना, ये क्या, तो क्या कम हो रहा, घनत्व कम नहीं होगा उसका, ये कम नहीं होगा, ये सारी कम हो जाए, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन घनत्व किसी पदार्थ की, वस्तु की नहीं कम हो सकती, ठीक है फ्रेंड्स। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, और हमारा डिग्री सेल्सियस तापमान में मानव शरीर का होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और 37 डिग्री सेल्सियस बराबर 310 केल्विन के बराबर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और 92 क्या है, 92.6 क्या है, फ़ारेनहाइट डिग्री के बराबर होता है। ये एक प्रश्न पूछता है कि ये कब इक्वल हो जाता है, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 डिग्री केल्विन और 92.6 फ़ारेनहाइट के बराबर तीनों है। तो अगर हमारा पूछा मानव का फ़ारेनहाइट में तो 92.6, अगर पूछा केल्विन में तो 310, और अगर पूछा डिग्री सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस में। और इसको हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस को अगर डिग्री सेल्सियस में कोई है, जैसे मान लीजिए 500 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में चेंज करना, तो क्या करेंगे 273 से इसको क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं, तो हमारा केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी, कितना, 310 केल्विन। पारा जमता -39 डिग्री सेल्सियस पर, पारा जम जाता है कितना, -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है, जैसे हम लोग थर्मामीटर से क्या मापते हैं, तापक्रम मापते हैं, उसका कितना रेंज, कितना 30 डिग्री सेल्सियस से 360 डिग्री सेल्सियस ही मापते हैं। ऐसा मेजरमेंट हम लोग, मेजरमेंट क्या है, प्रौद्योगिकी या फैक्ट्रियों में क्या करता है, इसका अधिक मेजरमेंट मापने वाली यूनिट भी हम लोग यूज करते हैं। तो वो जो तापक्रम मापते हैं उस यंत्र कौन कौन सी होता है, तो सबसे ज़्यादा उच्च तापक्रम को मापने वाला है तो वो है पायरोमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट है जो अधिक उच्च तापक्रम वाले वस्तुओं को ताप मापने में हम लोग प्रयोग किया जाता है। तो उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है पायरोमीटर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपसे अनुरोध है कि मेरा वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।